हवेली का पहला डरावना अनुभव और दादी की चेतावनी। सुबह की हल्की धूप हवेली की टूटी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। अनिरुद्ध बिस्तर पर बैठा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। रात की घटनाएं उसे अब भी विचलित कर रही थीं। उसने दीवार की तरफ देखा, जहां रात को "वापस चले जाओ" लिखा था, वहां अब सिर्फ पुरानी सीलन भरी दीवार थी। कोई लिखावट नहीं, जमीन पर पड़े गीले पांवों के निशान भी गायब हो चुके थे। क्या सचमुच मैंने सब कुछ सपना देखा था? उसने सोचा, लेकिन दिल की धड़कन उसे सच्चाई बता रही थी, वह सब सपना नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिरुद्ध ने खुद को शांत करने के लिए नहाया धोया और डायरी उठाई। उसमें लिखा, हवेली की पहली रात, अजीब अनुभव, संभवतः मानसिक थकान या डर के कारण भ्रम। फिर भी नोट करना जरूरी है कि औरत की परछाई और गीले पांवों के निशान साफ दिखाई दिए। उसने अपनी लिखावट को देखा और गहरी सांस ली। मुझे तथ्यों की तलाश करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर होते होते अनिरुद्ध गांव पहुंचा। लोग उसे हवेली से लौटता देखकर चुप हो गए। कुछ लोग आंखें फाड़कर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह मौत से लौट आया हो। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों में से एक ने फुसफुसाकर कहा, देखा, जिंदा वापस आ गया। पर चेहरा उसका देखो। अनिरुद्ध सीधा दादी जानकी के घर पहुंचा। दादी बाहर आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी थीं, माला फेर रही थीं। उन्होंने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, उनकी आंखों में चिंता झलक उठी। तो तू सचमुच हवेली में रात गुजार आया? अनिरुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ दादी, पर कुछ अजीब हुआ। दादी का चेहरा कठोर हो गया। क्या देखा तूने? अनिरुद्ध ने संकोच के साथ सब बताया। सफ़ेद साड़ी वाली औरत, लाल आंखें, दीवार पर लिखे शब्द और गीले पांवों के निशान। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर गहरी आवाज में बोली, मैंने तुझे रोका था बेटा। वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वह वृंदा है। अनिरुद्ध चौंक गया। वृंदा? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, आज से 100 साल पहले की बात है। हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी थी वृंदा। खूबसूरत, मासूम और जिद्दी। लेकिन ठाकुर ने उसकी शादी जबरन एक जमींदार के बेटे से तय कर दी। वृंदा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका दिल गांव के ही एक साधारण लड़के में बसता था। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। दादी की आंखों में आंसू चमक उठे। शादी की रात वृंदा ने भागने की कोशिश की। ठाकुर और उसके आदमी उसे हवेली के आंगन में पकड़ लाए। लोग कहते हैं, उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। अनिरुद्ध सन रह गया। जिंदा? दादी ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, और उस रात से आज तक उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। वह हर उस इंसान से नफरत करती है जो हवेली में कदम रखता है। औरतों को वह कम सताती है, लेकिन मर्द को वो कभी नहीं छोड़ती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिरुद्ध की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो मैंने सचमुच उसकी आत्मा देखी थी। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने अपनी आंखों से जो देखा वही सच है। तू मान चाहे मत मान, लेकिन वो हवेली शापित है, और तू अगर जिद करेगा तो। दादी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिरुद्ध चुपचाप घर से निकला। गांव के रास्तों से गुजरते हुए वह सोचता रहा, क्या मैं सचमुच किसी आत्मा के चंगुल में फंस रहा हूँ, या ये सब लोक कथाओं का असर है? उसके भीतर का रिसर्चर कह रहा था, ये सब अंधविश्वास है, सबूत चाहिए, सबूत। लेकिन उसके भीतर का इंसान डर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम को वह फिर हवेली लौटा। इस बार उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर आत्मा है तो मुझे उसे रिकॉर्ड करना होगा। यही मेरी रिसर्च का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। हवेली की दीवारें सुनसान खामोशी में डूबी थीं। अनिरुद्ध आंगन में गया और मोबाइल को ट्राइपॉड पर सेट कर दिया। रात धीरे धीरे उतरने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
आधी रात को अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर हल्की धुंधलाहट आई। वीडियो में आंगन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कैमरे के फ्रेम के एक कोने में सफ़ेद परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। अनिरुद्ध ने आंखें गड़ा दी। वही औरत, वही सफ़ेद साड़ी, वही खुले बाल। इस बार कैमरे में साफ दिख रहा था कि वह ज़मीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ बुदबुदा रही हो। अनिरुद्ध ने डर के बावजूद हिम्मत करके मोबाइल उठाया और जूम किया। अब औरत का चेहरा स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। लाल खून जैसी आंखें, जले हुए गाल और फटे होंठ। अचानक स्क्रीन पर सब काला हो गया। मोबाइल खुद ब खुद बंद हो गया और तभी पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट आई। अनिरुद्ध, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने पलट कर देखा, वह औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अनिरुद्ध का गला सूख गया। उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली थी, मानो हिलना भी भूल गए हों। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वह उसके पास आकर बर्फ सी ठंडी सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोली, क्यों आया तू यहाँ? तू भी उसी की औलाद है। अनिरुद्ध की रूह कांप गई। उसी की औलाद? किसकी? लेकिन वह औरत अचानक गायब हो गई। हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिरुद्ध वहीं बैठा रह गया, दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसके दिमाग में दादी की बातें गूंजने लगीं। वृंदा मर्दों को कभी नहीं छोड़ती। तू अगर जिद करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अनिरुद्ध अगली सुबह बेचैन मन से दादी जानकी के घर पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा थका हुआ। दादी ने देखते ही समझ लिया कि हवेली में फिर कुछ हुआ है। बता बेटा, क्या देखा इस बार? दादी की आवाज़ कांप रही थी। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे सारी बात बताई, कैसे मोबाइल के कैमरे में परछाई आई, कैसे औरत ने उसका नाम पुकारा और कहा कि तू भी उसी की औलाद है। दादी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वे चुपचाप कुछ देर तक अनिरुद्ध को घूरती रहीं। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और बोलीं, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो राज बता दूं जो इस गांव के बहुत कम लोग जानते हैं। अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज दादी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दादी ने अपनी माला एक तरफ रख दी और धीमी आवाज में कहने लगी, वृंदा ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी थी, ये तो सबको पता है। लेकिन असल बात यह है कि वृंदा अकेली नहीं मरी थी। उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा भी हवेली की दीवार में दफन हुआ था। अनिरुद्ध का दिल धक से रह गया। क्या बच्चा? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, लोग कहते हैं कि उस रात जब ठाकुर को पता चला कि वृंदा किसी गांव के लड़के से प्यार करती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तब उसकी नफरत 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए वृंदा को जिंदा चुनवा दिया। दादी की आवाज़ और भी धीमी हो गई। लेकिन श्राप देकर गई थी वृंदा। उसने कहा था कि उसकी आत्मा और उसके बच्चे की आत्मा कभी चैन से नहीं रहेंगी, जब तक ठाकुर की औलाद का आखिरी खून भी खत्म न हो जाए। अनिरुद्ध के सीने में ठंडी लहर दौड़ गई। मतलब, वो औरत मुझे ठाकुर की औलाद समझ रही है। दादी ने आंखें नीची कर लीं। अनिरुद्ध, तेरे दादा उसी ठाकुर की वंशज रेखा से आते हैं। तू चाहे पढ़ लिख गया हो, शहर में पल गया हो, लेकिन तेरे खून में वही रगें बह रही हैं। वृंदा की नज़र में तू उसी का वारिस है और वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे। उसने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब है कि मैं खतरे में हूँ। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, और अब तुझे सावधान रहना होगा। वृंदा का श्राप किसी तांत्रिक, किसी मंत्र से नहीं टूट सकता। बस कुछ अनकहा सच जानना बाकी है, जो अब तक दबा हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिरुद्ध का दिमाग उलझ गया था। कौन सा सच दादी, कौन सा? लेकिन दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस बुदबुदाईं, आधी रात को हवेली के तीसरे कमरे में मत जाना, वहाँ वो इंतज़ार करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम अनिरुद्ध फिर हवेली लौटा। अब उसका डर गुस्से में बदल चुका था। मैं भागूंगा नहीं,
अगर वृंदा सचमुच श्रापित आत्मा है तो मुझे उसके सच का सामना करना ही होगा। हवेली का आंगन अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा अजीब तरीके से गूंज रही थी। कहीं से टूटी खिड़की पर पल्ला हिल रहा था, जिसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने अपने मोबाइल में कैमरा ऑन किया और टॉर्च लेकर तीसरे कमरे की ओर बढ़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। भीतर घुप अंधेरा। जैसे ही उसने कदम रखा, अंदर की हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक धुंधली होने लगी और फिर उसे दीवार पर परछाइयां दिखाई देने लगीं। पहली परछाई एक लड़की की जो रो रही थी। दूसरी परछाई एक आदमी की जो उसे घसीट रहा था। तीसरी परछाई लोगों का झुंड जो दीवार पर ईंटें रख रहा था। अनिरुद्ध की आंखें फटी रह गईं। ये कोई साधारण परछाइयां नहीं थीं। ये वृंदा की आखिरी रात का मंजर था। उसने कांपती आवाज में कहा, वृंदा, अगर तू है यहाँ तो सामने आ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक कमरे में गूंज उठा जोर का शोर। खिड़कियां धड़धड़ाने लगीं। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर कमरे के बीचों बीच वह औरत प्रकट हुई। सफेद साड़ी, खुले बाल, जला हुआ चेहरा। उसकी आंखें सीधे अनिरुद्ध पर टिकी थीं। तू भी उसी की औलाद है, तू भी उसी की औलाद है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई। वृंदा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। लेकिन वृंदा की आत्मा चीख उठी, झूठ, सब मर्द झूठे हैं। ठाकुर ने मुझे मारा, अब उसकी नस्ल जिएगी नहीं। उसकी चीख से दीवारें हिलने लगीं। छत से मिट्टी और ईंटें गिरने लगीं। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा। उसका मोबाइल दूर जाकर टूट गया। कमरे में सिर्फ वही और वह आत्मा थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हर कदम पर हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था और आवाज गूंज रही थी, तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी, तुझे भी दीवार में चुन दूंगी। अनिरुद्ध ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। बस उसकी धड़कनों की आवाज और आत्मा की परछाई बाकी रह गई।